इस पर कोई भी विचार व्यक्त करने से पहले मुझे कभी 3-4 दिन पहले की घटना एक याद आ रही है। 3-4 दिन तो नहीं, शायद एक सप्ताह हो गया। गीता जयंती समारोह के आयोजन के दौरान एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसको झंडी दिखाने का अवसर मुझे मिला था। तो उसमें कुछ झांकियां थी, उसके बाद कुछ स्कूली छात्र थे जो उस शोभा यात्रा में साथ साथ चल रहे थे। अनायास ही एक अंतर मैंने नोट किया, तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। उसमें कुछ सरकारी स्कूल के छात्र भी थे, एक कोई अंतर देख रहा था। और अंतर के बाद मैंने कुछ देर जब विचार किया तो पाया कि ये अंतर जो है 2-4 दिन में नहीं आया है। ये एक सिस्टमेटिक डेमोलिशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस, एक सुनियोजित भारतीय परंपराओं को निरस्त करने का, खत्म करने का एक प्रयास रहा पिछले 300-400 साल से, जब हम गुलाम थे। तो जब हम शिक्षा में नैतिकता के बारे में बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें स्वयं माननी पड़ेंगी, खुद को विश्वास करना पड़ेगा कि ये सही है। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति ने हमारे को सबसे पहली चीज क्या सिखाई कि हिंदी निकृष्ट है। जो अंग्रेजी में कही जाए वो अच्छी है, और अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो शायद आप अशिक्षित हैं। कहीं ना कहीं इसी को अब तक हम स्कूलों में फॉलो करते हैं। सभी विद्यालयों में बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि जैसे टीचर आए तो सब लोग खड़े कहें गुड मॉर्निंग सर। मैं अभिवादन के विरोध में नहीं, अभिवादन हर भाषा में अच्छा है, उतना ही प्रिय होता है। लेकिन हमें यह ना लगे कि गुड मॉर्निंग कहने वाला शिक्षित है और नमस्ते कहने वाला शायद कम शिक्षित है। जो हमारे सनातन शिक्षण संस्थान थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, गुरुकुल थे, मैं समझ सकता हूं समाज के विकास के साथ, समाज की प्रगति के साथ शायद उस तरह की परंपरा की पुनः कल्पना करना बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा। लेकिन उन संस्थानों में जो अच्छा था उसको तो हम ग्रहण कर सकते हैं। गुरुकुल परंपरा में सबसे पहली चीज क्या थी? समानता का भाव। राजा का बेटा भी और फकीर का बेटा भी एक साथ बैठकर पढ़ते थे। वो व्यक्ति जो शायद पूरे गुरुकुल को लगातार वर्ष भर अन्न दे सकता था, उसको वर्ष भर अन्न देने की अनुमति नहीं थी। गुरुकुल के छात्र को भिक्षा मांगकर अपना भोजन लेना होता था। भिक्षा का तात्पर्य यह नहीं है कि उस समय का समाज उनके लिए एकत्रित करके राशन इकट्ठा नहीं कर सकता था। इसके अंदर एक शिक्षा निहित थी कि जो मन की ईगो है, आत्माभिमान है, अभिमान जो है, उसको खत्म करना है। जब भिक्षुक बन के जाएगा राशन भोजन मांगने के लिए, तो वो उसका ईगो जो उसको हर पल हर कदम पर खराब कर सकती है, उसको वहां पर तोड़ दिया जाता है। दूसरी चीज पाश्चात्य सभ्यता ने, पाश्चात्य शासकों ने जो हमारे ऊपर की, वो की कि हमें अपनी संस्कृति पर शर्म आने की ट्रेनिंग दी। हमें बताया गया कि आप झाड़ फूक में यकीन रखते हैं, ओझा में यकीन रखते हैं, ये अवैज्ञानिक है, इसलिए आप पिछड़े हुए हैं। और उन्होंने उसको इतने प्रयत्न से, इतने प्रयास से, इतने जोर से किया कि हम वास्तव में मानने लग गए कि झाड़ फूक से क्या होता है, झाड़ा लगवा ला। और आज वही पाश्चात्य सभ्यता सजेस्टिव हीलिंग को, रेकी चिकित्सा को मानती है, उसको एक वैज्ञानिक चिकित्सा मांगती है। सजेस्टिव हीलिंग में कुछ नहीं होता, कोई दवाई नहीं देते, सिर्फ बताते हैं कि आप ठीक हो रहे हो, आप ठीक कर रहे हो, और हो गए ठीक। जो हमारा झाड़ फूक करने वाला था वो भी यही करता था, थोड़ी सी राख उठा के कान से घुमा के फेंक दी, चल ठीक हो गया। वो व्यक्ति ने आत्मविश्वास पैदा करता था कि यस, आपका शरीर आपको ठीक कर सकता है, आपने सिर्फ आत्मबल की कमी है, वो मैंने दे दिया। हमारी प्राचीन
औषधि परंपरा, चिकित्सा पद्धति, नाड़ी को महसूस करके रोग बताते थे, नाड़ी अवैध बोलते थे उसको। पश्चिमी विज्ञान ने कहा नहीं, ये गलत है, अवैज्ञानिक है। हमने मान लिया, क्योंकि उन्होंने इतने जोर से कहा, इतनी बार कहा कि मानना पड़ा, और हमारे मन में बैठ गया है अब। लेकिन अभी सुंदर पिचाई ने गूगल में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप इंट्रोड्यूस की है, जो कहते हैं कि वो आपकी आंख के रेटिना को देख करके आपके पूरे शरीर के रोगों को बता देगा। अगर ये संभव है तो नाड़ीवाद का जो विश्वास था, जो उसका अनुभव था, वो सही था। लेकिन हमें बार बार बताया गया कि नहीं, ये गलत है, ये वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है, इसलिए आप इसको गलत परंपरा मानते हो, और हमने मान लिया। आयुर्वेदिक चिकित्सा, जब हम लोग दादी नानी हल्की सी मुलेठी चबाने के लिए दे देती थी, खांसी हो गई बेटा चूस ले इसको, थोड़ी देर ठीक हो जाएगा। पेट में गैस की शिकायत है, थोड़ी सी अजवाइन भून के दे दी थी। हमारे डॉक्टर तो हमारी दादी नानी थी, माँ थी, रसोई से ही कुछ बना के दे दिया करती थी। पश्चिमी चिकित्सा पद्धति ने कहा नहीं, वैज्ञानिक नहीं है, आपको टेबलेट लेनी होगी, एंटीबायोटिक लेना होगा। और धीरे धीरे हमें यकीन करा दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति हीन है, श्रेष्ठ नहीं है। और आज वही पश्चिम पूरे जोर से आयुर्वेद की तरफ भाग रहा है। एंटीबायोटिक्स का उनको अब महसूस हुआ कि इसमें कमियां हैं, साइड इफेक्ट हैं, दिक्कत है, जो हमारी परंपरा में नहीं थी। आदमी पवन जी, मुझे एक अनुभव छोटा सा याद आ रहा है। सेना छोड़ने के बाद जब मैं आया था तो बेरोजगार भी था और आगे शिक्षा की भी ललक थी। तो मैंने जेएनयू में एमफिल में एडमिशन लेने के लिए परीक्षा दी और एमफिल में एडमिशन मेरा हो गया। सिनॉप्सिस के साथ इंटरव्यू था, तो बायोडाटा में लिखा हुआ था बीएससी मेडिकल साइंस, और मैंने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी, पता नहीं मोती था या मूंगा था, कुछ था। तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि जी आप विज्ञान के स्नातक हैं, आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि ये पत्थर आपके जीवन में कुछ अंतर ला सकता है? टू बी ऑनेस्ट, उस वक्त तो मैंने जिद में ही हाँ कही थी कि अभी पहना हुआ है तो जस्टिफाई तो करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ जी, कोई वैज्ञानिक बात नहीं हुई। तो मैंने उनसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया। मैं कहा सर आप बुरा ना माने तो एक बात मैं पूछूं? बोले आज ही पूछिए। तो मैंने कहा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं आपके घर में 10 ग्राम यूरेनियम रख दूं तो आप क्या कहेंगे? बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा क्यों? बोला उसमें से रेडिएशन निकलती है, उससे कैंसर हो जाता है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा सर यही सवाल मैंने आपसे 300 साल पहले पूछा होता ना, तो आप कहते हाँ जरूर लेके आओ, चमकने वाला पत्थर है। क्योंकि 200 साल पहले मैडम क्यूरी ने ये खोज की कि इसमें से रेडिएशन निकलती है जिनसे कैंसर हो सकता है, इसलिए वो नुकसानदायक हो गया। उससे पहले अच्छा था। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा कि हो सकता है 500 साल के बाद कोई आदमी ये पता लगाए कि जी मूंगे में से भी कुछ विकिरण निकलता है जो शायद आपकी मानस पटल पर कुछ अंतर डालता है। तो मुझे तो पारंपरिक संस्कार ने बताया कि ये पहनना चाहिए, तो मैंने उस पर विश्वास कर लिया। तो स्लोली हमारे को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को हीन मानने का, नीचा मानने का, कमजोर मानने की आदत डाल दी गई। शिक्षक होने के नाते सबसे बड़ा दायित्व आपके ऊपर यह है कि बच्चों को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार के बारे में पढ़ाने से पहले हम खुद उसमें विश्वास करना शुरू करें। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से शिक्षक, हम खुद जिन स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं, हम अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? बोले इंग्लिश मीडियम है। तो जब तक हम अपनी शिक्षा पद्धति को बेहतर नहीं मानेंगे तब तक हम उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। एक और विषय आता है, सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं, जबकि सनातन धर्म क्या है। अब जब हम
हिंदी मीडियम से केमिस्ट्री पढ़ते थे सर हम, तो कोई भी केमिकल जो मेंडलीफ टेबल होती है उसमें बताया जाता था कि इस केमिकल का गुण धर्म क्या है। अब बदकिस्मती से अंग्रेजी भाषा में इतने शब्द नहीं हैं कि वो उस शब्द की व्याख्या कर पाते। इंग्लिश में धर्म का अर्थ है रिलीजन, हिंदी में धर्म का अर्थ केवल रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ उसकी प्रवृत्ति है, उसका नेचर है। जैसे इंसान का धर्म है परमार्थ करना। हमारे शिक्षा संस्थानों के सामने लिखा होता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, ये भावना। और अब उसको पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव ने क्या बदल दिया, जो बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बड़े बड़े इश्तिहार निकालते हैं कि हमारे यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट 100% होती है, बड़ा से बड़ा पैकेज 1.5 करोड़ का मिला। अब बताइए इसमें सेवार्थ कहाँ रह गया? शिक्षार्थ बुलाया लेकिन सेवार्थ गुम हो गया उसमें से। अपनी सांस्कृतिक धरोहर की एक दो और चीजें मैं मेंशन करूंगा मुख्य विषय पर आने से पहले। हमारे जो परंपराएं थी, पूजन पद्धति थी और जो अन्य सामान्य दिन प्रतिदिन की क्रियाएं थी, पाश्चात्य सभ्यता ने उस पर सवाल उठाए और हमें बार बार ये मानने पर मजबूर किया कि ये हीन है, कमतर है। अब वेस्टर्न साइंस ने एग्रीकल्चर को एक तोहफा दिया कि जी हम सॉइल टेस्टिंग लैब बनाएंगे। सॉइल टेस्टिंग से हम पता करेंगे कि मिट्टी को किन लवणों की जरूरत है, किस खाद की जरूरत है। आप अपने मन में जरा सोचिए एक बार, हमारे सनातन परंपरा में 2 बार नवरात्र आते हैं। दोनों बार नवरात्र फसल की बिजाई से जस्ट पहले आते हैं। नवरात्र में जब कलश स्थापना करते हैं उसके साथ मिट्टी में जौ बोए जाते हैं। 10-20 जौ बोने से कोई फसल तो पैदा होने वाली नहीं है, ना किसी इष्ट विशेष की पूजा हो रही है। लेकिन 9 दिन के बाद जब उनको प्रवाहित किया जाता है तो प्रवाहित कौन करता है? गांव का पुरोहित, गांव का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति। वो व्यक्ति उन 9 दिनों में उस जौ की ग्रोथ को देख करके ये बता देता है कि आपके खेत की मिट्टी में इस बार गोबर के खाद की जरूरत है, या आप उसके अंदर राख डालिए। ये सॉइल टेस्टिंग लैब हमारे घर घर में थी, उसको कमतर बता दिया गया, ये दकियानुसी है, बकवास है, अंधविश्वास है। हर 10 साल में सरकार अरबों रुपए खर्च करती है सेंसस पे, जनगणना। सनातन परंपरा में क्या रहा है, जहां जहां भी जो भी मत या विश्वास है, जो हमारे दिवंगत हो जाते हैं परिजन, उनकी अस्थि विसर्जन के लिए लेके जाते हैं, वहां कोई ना कोई एक पुरोहित निश्चित किया गया है जो एक बही में चढ़ा लेता है कि वो गया और परिवार में ये और आ गए। हमारे यहाँ तो जनगणना कुल के अनुसार हर पल उपलब्ध थी और उसके ऊपर कोई खर्च नहीं। जाने वाला व्यक्ति ही उसको कुछ दक्षिणा देके आ जाता था और पूरी व्यवस्था थी। तो हमारी परंपराओं में जो हित छुपा था उसको परंपरा का नाम देकर ढक दिया गया। हर व्यक्ति को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं था कि अपने खेत से मिट्टी लाके जो बोएगा तो पता लग जाएगा कि मिट्टी में कमी क्या है। मांगलिक कार्य होते हैं, ब्याह शादी होती है, बच्चा होता है, उसके अंदर शगुन दिया जाता है। घरों में बही खाता होता था एक, उसमें लिखा जाता था फला व्यक्ति ने इतना कन्यादान दिया। और जब उस व्यक्ति के वहां वैसी कोई आयोजन होता था, आमतौर पर प्रयास होता था कि वही देख के उसके दुगना जरूर दिया जाए, नहीं तो उतना अवश्य दिया जाए। पश्चिम कहता है कि हमने इंश्योरेंस स्कीम लगा दी, सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस तो ये था, एक व्यक्ति अपने जीवन काल में जब से उसका बच्चा बड़ा हो रहा है तब तक 20-30-50-100 घरों में शगुन देके आया हुआ है। जब उसके यहाँ आयोजन होगा तो इतना तो रिटर्न अश्योर्ड है। किसी अकाउंटेंट की जरूरत नहीं, कोई दफ्तर नहीं खोला, कोई कंप्यूटर नहीं लगाया, हर व्यक्ति अपना हिसाब खुद रखे हुए है। इतनी महान परंपरा को एक पश्चिमी शासकों ने हमें हीन और निकृष्ट मानने पे मजबूर कर दिया।
तो सबसे पहले हमें खुद विश्वास करना पड़ेगा कि हम एक बहुत ही विकसित, बहुत ही वैज्ञानिक परंपरा के हिस्से हैं। पश्चिमी पद्धति ने क्या सिखाया हमारे को? हमारे पुराने शिक्षक जब सिखाते थे, बोला आंख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर, कान में तिनका, नाक में उंगली, मत कर मत कर। कविता की कविता सिखा दी, 4 अच्छी आदतें बता दी। हम सिखाते हैं जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर। अब हमारे वाले ना जैक का पता ना जिल का पता। हिंदी में आए कुछ नव जो कविता कहानियां लिखने वाले थे, शिक्षाविद थे, उनसे कहा गया जी पाठ्य पुस्तकें बनाओ, उसमें लिखवा दिया। बोला जी 8 वर्ष की छोकरी लिए आम की टोकरी। हम उसके लिए सिखा रहे हैं कि 8 वर्ष की बच्ची को छोकरी कहो। केवल राइम कर रहा था, लिख दिया उसके लिए। उसके अंदर जो मौलिक मूल्य था, जो सांस्कृतिक मूल्य था, वो गुम हो गया। इतिहास पढ़ाया गया हमारे को, बाबर का अकबर, अकबर का फलाना अकबर, 6 पीढ़ियां 7 पीढ़ियां याद हैं। भगवान श्री राम के पिता कौन थे? दशरथ। दशरथ के पिता कौन थे? गायब। राम के पुत्र कौन थे? लवकुश। उनके पुत्र कौन थे? गायब। अपनी संस्कृति की 3 पीढ़ियां नहीं याद। किंग जॉर्ज की 7वीं पूछ लो। हमें पढ़ाया वही गया जो उनको सूट करता था। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अपने सिलेबस में आमूल चूल परिवर्तन कर दें, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी प्रासंगिकता तो देखें। वो हमारे बच्चे के कुछ काम का है। पहाड़े रटवाते थे, पौने का, 1.5 का, 1.25 का पहाड़ा रटवाते थे। अब कहते हैं नहीं, रट्टा नहीं। हालत ये है कि अगर 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों से गुणा करवाना हो तो कंप्यूटर कैलकुलेटर लेके बैठ जाएगा बच्चा। डांट डपट हो जाती थी, हमारे तो डंडे भी लगे हैं। आजकल शायद मना है, मना ही है, शायद नहीं मना है, मैं शायद कहूंगा तो मैं प्रशासन को नाते उलझ जाऊंगा। कॉर्पोरल पनिशमेंट मना है, लेकिन यहां पर आपकी क्रिएटिविटी आगे आ सकती है। शिक्षक होने के नाते आपको, अगर कोई बच्चा गलत करता है, उसको दंड देना है, तो उसको ऐसा दंड दे जो उसको लाभ दे जाए। छोटा सा एक उदाहरण आपको दे देता हूं। कोई बच्चा अगर होमवर्क नहीं करके लाया है, उसको आप बेंच पे खड़ा कर देंगे, अगले दिन उसके पेरेंट्स आके लड़ने लग जाएंगे। उसको लाइब्रेरी में भेज दीजिए, बोलो जाओ 50 पुस्तकें और इनके ऑथर्स के नाम लिख के लाओ। कम से कम एक बार तो पढ़ी, अगली बार याद रखेगा या तो काम करके ले आएगा। हमारे एक टीचर होते थे सर, रमेश था हमारे एक साथ। एक दिन वो होमवर्क नहीं करके लाया तो उससे पूछ लिया, बेटा काम क्यों नहीं किया? उन्होंने बोला जी हमारी भैंस खो गई थी, उसने टोन जा रहे थे। तो हमारे टीचर ने कहा, बोला रमेश, बोला हाँ जी, बोला तू कल से होमवर्क नहीं करके लाएगा, लेकिन एक बहाना लिख के लाएगा और हर दिन बहाना नया होना चाहिए। जिस दिन रिपीट होगा उस दिन पीटूंगा। 15वें दिन रमेश ने हाथ खड़े कर दिए, बोला गुरुजी काम ही कर लूंगा मैं तो। हमारी परंपरा में कहा गया है कि मैं खुश हूं, सुखी रहूं, प्रगति करूं। जो पाश्चात्य परंपरा है वो कहता है मैं खुश रहूं, सुखी रहूं, प्रगति करूं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। ये विकृति है। मानव का जो मन है वो कहता है मैं खुश रहूं, दूसरा भी सुखी रहे। ये प्रकृति है। लेकिन जो हम जिस परंपरा से आते हैं, जब मैं भोजन करूं तो मुझे ये एहसास रहे कि मेरा पड़ोसी भूखा तो नहीं है, ये संस्कृति है। आजकल सोशल मीडिया है, फोन पे बच्चे बहुत खेलते रहते हैं। मैं एक गेम देख रहा था सर, कॉइन मास्टर, बड़ा ऐड आता है उसका, डाउनलोड तो नहीं किया मैंने अब तक। उसमें आता है वो एक वो
मोगलूसा बन के जाता है और वो पड़ोसी के खेत में खोद करके सिक्के चुरा लेता है और उस पर नीचे आगे मैसेज आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव स्टोलन 25,000 कॉइन्स, 25,000 कॉइन आपने चोरी कर लिए, बधाई हो। क्या सिखा रहे हो बच्चों को? ये केवल अनायास नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये सुनियोजित चाल है हमारी अगली पीढ़ी को खराब करने की। हमें उनको उससे बचाना है। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, भारत सरकार ने मंजूर की है, हरियाणा सरकार ने निर्णय किया है कि हम 2025 तक उसको लागू करेंगे। उस पॉलिसी में एक अंतर आया है। जो पाश्चात्य पॉलिसी हमें दी गई थी 10+2, 2+3, 3+2 अगेन, आप बीच में फर्स्ट ईयर करके चले जाओ तो आपको फिर भी 12वीं पास ही माना जाएगा, सेकेंड ईयर पास कर लो तो भी 12वीं पास हो, या बीए फेल कह देते हैं उसको। हमारी पुरानी पद्धति थी वेदों का ज्ञान, जिसने 2 वेद पढ़ लिए द्विवेदी, उसके बाद लगा नहीं अभी कुछ दिन शिक्षा नहीं करनी है, मैं अपना गृहस्थ जीवन करूंगा, उसके बाद तीसरा पढ़ लिया त्रिवेदी, 4 वेद पढ़ लिए चतुर्वेदी। बीच में स्कोप था, छोड़ के अपना काम कर लो फिर पढ़ लेना, जैसे वेस्टर्न है। वेस्ट में हाई स्कूल के बाद आपने 1 साल डिप्लोमा किया, उसके बाद कमाने चले गए, घूमने चले गए, आके फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। नई पद्धति में व्यवस्था बनाई गई है। फर्स्ट ईयर के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा, सेकेंड ईयर के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, उसकी भी उतनी ही अहमियत है। तो क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में और आप सब उस बदलाव के ध्वजवाहक हैं। आपने उस परंपरा को, इस बदलाव को अच्छे तरीके से बच्चों तक पहुंचाना है। एक चीज आप जरूर मन में सोच लीजिए, शिक्षक होने के नाते आपका दायित्व इतना बड़ा क्यों है? घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, वॉशिंग मशीन है, टीवी, फ्रिज, अगर किसी वजह से खराब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए जब जाते हैं तो बाजार में 3 जगह पूछते हैं कि बढ़िया मिस्त्री कौन सा है। हालांकि अगर वो ना भी ठीक हो तो 5-7, 10,000, 20,000 में आ जाएगा, लेकिन हम भी तसल्ली करते हैं कि हाँ फिर भी चलो बढ़िया ढूंढे। और वो जो अभिभावक जिन्होंने अपने बच्चों को आपको सौंपा है, वो बच्चे कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है, वो उनकी जिंदगी की कुल जमा पूंजी है। और उसको उन्होंने आंख मीच के आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हुए सौंप दिया कि गुरुजी ये बच्चा है, इसको अच्छा इंसान बना दो। इससे बड़ा विश्वास समाज के किसी तबके पर, किसी व्यवसाय पर नहीं किया जा सकता जितना आप पर किया गया है। और आपको हर हालत में उस विश्वास पर खरा उतरना है। अगर कोई व्यक्ति भूखा हो, उसे आप भोजन करा देंगे तो वो आपका ऋणी होगा तब तक जब तक उसको पुनः भूख नहीं लगती। उसके बाद शायद भूल जाए कि हाँ कल मुझे किसी ने भोजन कराया। किस व्यक्ति के पास वस्त्र नहीं है, अगर आपने उसको कपड़े दे दिए, 4-6 महीने, साल, जब तक वो कपड़े चलेंगे आपको याद रखेगा। कोई बेघर है, अगर आपने कोई छोटी मोटी उसकी झोपड़ी बनवा दी, 10-20 साल जब तक वो उसमें रहेगा आपको याद रखेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को आपने शिक्षा दे करके इस लायक बना दिया कि वो सारा जीवन किसी व्यवसाय के माध्यम से अपने परिवार का पालन करे, यकीन मानिए वो आपको सारी उम्र याद रखेगा। आजकल आईटी में सब लोग गूगल मैप यूज करते हैं। मैप में आता है 300 मीटर के बाद दाहिने मुड़े। किसी वजह से आप वो मोड़ मिस कर देते हैं या पहले मुड़ गए तो गूगल आप पे चिल्लाता तो नहीं ना, ये क्या बकवास है, मैं कब से कह रहा था 300 मीटर के बाद मुड़ना है, क्यों नहीं मुड़े? कोई डांटने लगा था। सिर्फ एक लाइन आती है, रीरूटिंग, दोबारा वैकल्पिक रास्ता ढूंढते हैं, पहुंचाना वहीं है जहां आपने कहा था। इसी तरह से जब बच्चा आपके पास पढ़ने आता है, आपको उसकी मंजिल का पता है, वो गलती करेगा बीच में। आपने कहा था 300 मीटर के बाद मुड़ना, वो पहले मुड़ गया, भूल गया, उस पर डांट डपट की जरूरत नहीं है। रीरूटिंग करो उसकी, उस गलती को कैसे ठीक करना है ताकि उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकें आप। समस्या ये है कि मैं कई बार अपने बच्चों को डांटते हैं, सर मेरे को बोलते हैं, वो कहते पापा आपने 2 साल मेहनत करी इस बात के लिए कि मैं बोलना शुरू करूं,
चलना सिखाया, और उसके बाद बाकी सारी उम्र क्या करते रहते हैं, चुप बैठ जा, टिक के बैठ जा। तो यही चाहिए था तो क्यों सिखाया था? हम बच्चों को हतोत्साहित करते हैं सवाल पूछने से। कभी मत कीजिए, वो कितना ही बचकाना सवाल हो, बच्चा है तो बचकाना सवाल ही होगा, लेकिन उनको मोटिवेट कीजिए, पूछो, प्रश्न पूछो। जब एक सेब पेड़ से गिरा था तो एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि नीचे क्यों गिरा, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी आ गई थी निकल करके। सोच के देखिए, अगर उसने सवाल नहीं पूछा होता तो आज रॉकेट नहीं होता हमारे पास। लेट देम आस्क द क्वेश्चन। बच्चे का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब वो विदाउट डाउट जाएगा, मन में कोई संशय शंका नहीं होगी, तो आपके ऊपर भी विश्वास करेगा, शिक्षा व्यवस्था पे विश्वास करेगा। जैसे अभी धनखड़ साहब कह रहे थे, बहुत तेजी से समय बदल रहा है। आप लोगों के पास मोबाइल फोन भी होंगे, बीच में मैसेज आता है, न्यू अपडेट अवेलेबल, सिस्टम अपडेट अवेलेबल कंप्यूटर पे आता है, और आप अपडेट कर लेते हैं ताकि वो कंप्यूटर ठीक से काम करता रहे। इसी तरह से आपका व्यवसाय है, आपको बार बार नए अपडेट मिलेंगे, इसलिए आपको डाइट जैसी संस्था में बुलाया जाता है। शिक्षा की कोई नई पद्धति निकल के आएगी, कोई नया आपको टूल दिया जाएगा, उसको यूज करें। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, टू मेक देम बेटर सिटीजन्स। राठी जी अभी बात कर रहे थे, विषाद की भावना आ गई, अवसाद की भावना आ गई बच्चों में। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, एक बहुत जरूरी अनुरोध करूंगा, ये आप पढ़ाइए जरूर, लेकिन एक चीज पर इंसिस्ट कीजिए, बच्चों के साथ एक जिद कीजिए कि कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा कुछ गेम जरूर खेलें, कोई फिजिकल गेम खेल लें। वो मेरे से पूछ लिया था एक बार मेरे एक साथी ने, सर बोले जी आपका बेटा क्या खेलता है? मैंने कहा जी फुटबॉल खेलता है। ये बड़ा अच्छा गेम है, कौन से लेवल पे खेलता है? बोले जी लेवल तो मुझे पता नहीं, 5-6 घंटे खेलता है। बोले 5-6 घंटे, बहुत स्टेमिना है। बोला जी वो तो फोन की बैटरी खत्म हो जाती नहीं, वो तो सारा दिन खेल ले। तो मैं गेम खेलने का मतलब मोबाइल वाला गेम नहीं कह रहा हूं, फिजिकल गेम खेलिए, उससे वो बहुत ज्यादा बलशाली या कोई मतलब बॉडी बिल्डर नहीं बन जाएंगे, वो मकसद भी नहीं हमारा। मैं क्यों कह रहा हूं गेम खेलना? खेल से हार को सम्मानजनक तरीके से स्वीकार करने की आदत आ। जब 2 टीम खेलेंगी तो एक जीतेगी एक हारेगी। समस्या आज के बच्चों में यह हो रही है कि हम उनको हर चीज पे यस किए जा रहे हैं। उसने फला चीज मांगी दे दी, दूसरी चीज मांगी दे दी, तीसरी चीज मांगी दे दी, उसको हार का पता ही नहीं है। जिस दिन जीवन उसे कोई चीज डिनाई कर देता है, उस दिन उसे लगता है कि जीवन खत्म, रेलवे लाइन की तरफ भाग लेता है। स्पोर्ट्स का यही रोल है। स्पोर्ट्समैन होगा, लड़ेगा, कुश्ती में आज हार गया तो ये नहीं सोचेगा दुनिया खत्म हो गई, कल कोई बात नहीं, कल देखूंगा भाई। तो फिजिकल गेम का ये उद्देश्य है, आप बच्चे को ये सिखाएं कि हर चीज उसके मन माफिक नहीं होगी। जीवन में बहुत संघर्ष है, लेकिन हार का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। जीवन का संघर्ष उससे आगे शुरू होता है। मैं समझ सकता हूं आपके जो दैनिक कार्य हैं थोड़े थोड़े जटिल होते जा रहे हैं। आपको एक तरफ बच्चों को सिलेबस भी पूरा कराना है, वो भी डीओ साहब बार बार पूछते रहते हैं कितना % सिलेबस हो गया, कितना रह गया। साथ में वो कहते हैं जी वो AIS के ऊपर अटेंडेंस का डाटा भी अपलोड करो। फिर कहते हैं जी सभी बच्चों के आधार कार्ड से भी लिंक कर दो जी। बीच बीच में कभी मैं भी डिस्टर्ब कर देता हूँ जी, वोट बढ़नी है, दोबारा जरा आके संभालो। तो ये एडिशनल दायित्व आते रहेंगे। ये जीवन में हर जगह होते हैं। जब घर में भी आप कुछ काम कर रहे हो तो सडनली पता लगता है आज मेहमान आ गए तो काम बढ़ गया। उसका मतलब ये नहीं है कि जो मुख्य काम है वो गौण हो जाए, वो तो मुख्य रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, अदर असाइनमेंट्स जो मिल रही हैं अभी नहीं है। ये पुराने समय से जब से शिक्षा व्यवस्था बनी है, चाहे वो गुरुकुल का आचार्य था, चाहे कोई भी शिक्षक था, वो गांव का प्रमुख व्यक्ति होता था।
किसी भी व्यक्ति के घर में कोई समस्या हो जाए तो वो आचार्य जी के पास आते थे, बोले मास्टर जी देखना जरा यह समस्या हो गई। उसका रोल नहीं था, उसको तनख्वाह नहीं मिलती थी उस काम की, लेकिन वो सलाह देता था। तो कुछ कुछ ऐसा ही आपके आज के व्यवसाय में हो रहा है। और आपको मैं बता सकता हूं, जितना डिजिटाइजेशन हो रहा है, हमें फिलहाल बर्डन लग रहा है, लेकिन ये आपके काम को सरल बना रहा है। अनफॉर्चुनेटली आप उस जंक्चर में हैं जहां आप इस परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं। ये परिवर्तन पूरा होगा तब आप जरूर इसको महसूस करेंगे कि यस, आपने एजुकेशन सिस्टम को कहीं चेंज किया है। शिक्षा की नैतिकता केवल यही है कि जो कार्य हमें दिया गया है उस मूल कार्य को सदैव याद रखें। अटेंडेंस अपलोड करनी है, काम है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा मूल कार्य यह है कि जिस अभिभावक ने अपने फूल से बच्चे को, अपने सबसे अमूल्य रत्न को आपको सौंपा है, उसे एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। अगर हम इस कसौटी पर खड़े उतरते हैं तो हमारी शिक्षा में पूर्ण नैतिकता है। और दूसरी चीज, जो पाश्चात्य सभ्यता ने हम पर थोपा है, हमें खुद को हीन सोचने पर मजबूर किया है, उस मानस को, उस सोच को दिमाग से निकाल दीजिए। जब तक हम खुद उस पर विश्वास नहीं करेंगे, यकीन नहीं करेंगे, हम बच्चे को वो चीज पढ़ा ही नहीं पाएंगे। एजुकेशनिस्ट होना, शिक्षक होना सबसे बड़े गर्व का विषय है। मुझे आज आप सबसे बात करने का अवसर मिला, ऐसे ज्ञानी सज्जनों के बीच बैठ करके। आदरणीय पवन जी हैं, महेंद्र जी हैं और सब लोग हैं। इसके लिए मैं राणा साहब का और संजय राठी जी का आभारी हूं। आप सब लोगों ने इतनी पेशेंस से सुना, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी का बहुत